हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न प्रसाद आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं क्विज के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड अपने 2 लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए बच्चे तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। आइए हम लोग टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ प्रीवियस लेक्चर की बातें रिपीट कर दे रहा हूं। हम लोग का टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैपेसिटर? स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने आपको समझाया था कैपेसिटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और मैंने एक और चीज समझाई थी कि इसमें एनसीईआरटी में जब आप रीड करते हो तो आपको यह बताया जाता है कि कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर इन विच द कंडक्टर्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ एनी इंसुलेटर। ओके, और एक और चीज मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि क्या एक सिंगल कंडक्टर कभी कैपेसिटर की तरह एक्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दूसरा जो कंडक्टर होगा इंफिनिटी पर सपोज करना होगा। ये सारी मैंने बातें आपको बताई थी। इसके बाद मैंने एक और चीज समझाई थी, कैपेसिटर इज अ चार्जिंग डिवाइस। कैपेसिटर एक चार्जिंग डिवाइस होता है, मतलब कैपेसिटर को यूज करने से पहले चार्ज करना कंपलसरी होता है। ये बात मैंने आपको क्लियर करी थी। इसके बाद मैंने ये बताया था कि कैपेसिटर के अक्रॉस आप जिस पोटेंशियल की बैटरी को कनेक्ट करते हो कैपेसिटर उतना चार्ज होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैंने कैपेसिटर का आपको यह समझाया था कि कैपेसिटर अपनी स्टोर्ड पूरी एनर्जी को एक बार में रिलीज करता है। बात समझिएगा फिर से। कैपेसिटर को जब आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो ना तो कैपेसिटर चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक है, बट अपनी वो पूरी होल्ड एनर्जी को एक बार में रिलीज करता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कैपेसिटर और बैटरी के बीच। बैटरी अपनी एनर्जी को एक कांस्टेंट रेट से धीरे धीरे डोनेट करती है, बट कैपेसिटर अपनी स्टोर्ड पूरी एनर्जी को एक बार में रिलीज करेगा। यह बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके सर, तो इस तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां पर होती है? तो देखो, कैपेसिटर के अलावा एक सेंटेंस और होता है कंडेंसर। जैसे हम लोग के घरों में छतों वाले जो फैन लगे होते हैं ना, छत पे जो फैन लगे हुए हैं, तो कई बार देखिएगा उसमें एक व्हाइट कलर का इतना बड़ा साइलेंट्रिकल गोल गोल प्लास्टिक का होता है ना। कई बार होता है कि फैन का कंडेंसर खराब हो गया है, फैन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है। फैन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कहाँ? देखिए, कई बार मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको देता हूं कि हमारा जो फैन होता है ना, इसको शुरू में बिल्कुल ये जब रुका हुआ होता है ना, जब रेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको चलाने के लिए शुरू में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि देखो, कोई चीज अगर रुकी हुई है ना तो शुरू में उसको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जब वो स्लाइड होने लगती है तो आप उसको आराम से कहीं भी खिसका सकते हो। जैसे अपन के मोहल्ले में कभी क्या होता है, कार वगैरह खराब हो गई तो क्या होता है कि शुरू में बिल्कुल 6-7 लोग मिलकर धक्का लगाते हो, फिर क्या होता है, कार हल्की हल्की चलने लगती है तो 1-2 लोग धीरे से वहां से कल्टी कर जाते हो, फिर भी हम क्या करते हैं, कार को आराम से ढकेल लेते हैं। वही चीज फैन के साथ होता है कि शुरू में फैन को जब आप स्टार्ट करते हो ना तो फैन को चलने के लिए बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है और एकदम झटके से चाहिए होता है। मतलब एक तरह से उसको एक तरह का टॉर्क चाहिए होता है, एक तरह का टॉर्क चाहिए होता है, और वो जो हमारा टॉर्क होता है ना वो मेरा कंडेंसर हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, और रियल में हमारा कंडेंसर ही हमारा कैपेसिटर होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। तो कैपेसिटर चार्जिंग डिवाइस होगा और अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक बार में रिलीज करेगा। अच्छा सर, दूसरा इसमें टर्म एक और है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या था? तो मैंने कैपेसिटेंस में आपको समझाया था, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन एट द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट। ये जो आप अपने कंडक्टर पे जो चार्ज दे रहे होते हो उस चार्ज के अमाउंट और प्लेट के भी उन कंडक्टर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है उसका रेशियो होता है। दिस इज योर कैपेसिटेंस। यूनिट क्या होती है? मैंने बताई थी, यूनिट होती है फैराड होती है। ओके, इसके बाद मैंने बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैंने उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था, समझाया था मैंने, व्हाट इज स्पेरिकल
कैपेसिटर, इसके लिए मैंने बताया था कि मेरे पास एक क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर होना चाहिए। फिर हम इस पर क्या कर रहे थे, चार्ज को धीरे धीरे इस तरह से स्टोर कर रहे थे। ओके, मतलब यहां पर हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। लेकिन हमारे 12th के स्टैंडर्ड में यहां से जो हमारे पास फॉर्मूले वगैरह आए थे कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू शायद आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था। और यहाँ से एक बात क्लियर हुई थी कि जो हमारी कैपेसिटी होती है इट इज डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर करी थी आप लोगों ने। अब देखो, अब जो हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ये होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 12th के स्टैंडर्ड पे जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फर्स्ट डे होगा, तो मैं बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, छोटे छोटे फॉर्मूले समझाऊंगा कि कैसे सेट होते हैं यहाँ पे। ओके, तो इन चीजों को मैं यहां से रफ कर रहा हूं। कॉपी पेन उठाइए, हेडिंग लगाइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में हमारे आता भी बहुत सारा है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर एक बात बता दीजिए कि जब मेरे पास स्पेरिकल कैपेसिटर था तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में क्यों सोचा? तो याद रखिएगा, जो हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर था बेटा, उसका जो कैपेसिटेंस था वो बहुत लो होता है। कैपेसिटेंस लो होता है मतलब जो स्पेरिकल कैपेसिटर होता है उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो बहुत लो होती है। और मैंने बोला ना कि फैन वगैरह के कॉन्सेप्ट में मुझे क्या होता है, मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, तो शायद हम इतने ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को अपने स्पेरिकल कैपेसिटर में होल्ड नहीं कर सकते थे। इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स का जो उपाय था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो नाम से ही समझ गए होंगे ये बना कैसे होगा। यहां पे हम लोगों ने क्या किया होगा, दो हमने यहां पर प्लेट को लिया, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट हमारी ये हो गई। ओके, ठीक है सर। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। यहां पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन होगा, याद रखिएगा, वेरी स्मॉल। ये सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए। एंड द एरिया ऑफ बोथ प्लेट शुड बी सेम, मतलब दोनों प्लेट के जो एरिया होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसके बाद हमारी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड होनी चाहिए और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड होनी चाहिए, मतलब एक पर प्लस क्यू होना चाहिए और एक पर माइनस क्यू। सर ये कैसे होगा? कैसे होगा तो मैंने समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में, जब मैंने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया था। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनके बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ये बैटरी क्या करेगी, इस वाले प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को लाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे वाले प्लेट को डोनेट करेगी। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएंगी हमारी। ये दोनों प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी मेरे पास। अच्छा, एक और चीज मैंने बोला वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट शुड बी मच स्मॉलर कंपेयर टू द एरिया ऑफ प्लेट। आपके पास इन प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए कंपेरिजन टू द एरिया ऑफ बोथ प्लेट, मतलब दोनों प्लेट के एरिया के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो एरिया ऑफ प्लेट हो ये इनफाइनाइट फील होना चाहिए आपको, तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको समझ में आएगा।
फिर मैं इसके पहले गॉस थ्योरम में मैंने एक सेंटेंस बहुत क्लियर किया था कि हर जगह इनफाइनाइट का मीन्स ये नहीं होता है कि बहुत बड़ी चीजों को आप इमेजिन कर लो। वो डिपेंड करता है कि आप किन दो चीजों के बीच में रिलेटिव साइज की बात कर रहे हो। मतलब यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी हो और थोड़ी सी प्लेटें अगर बड़ी हो तो मतलब उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया इनफाइनाइट सपोज किया जा सकता है। मैं इस तरह की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी और हम क्या कर लेंगे, इन प्लेट के बीच एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। मेरी बात क्लियर हुई, सारी बातें क्लियर हुई? ओके, अब देखो मेरी बात, एक और चीज समझिएगा। अब आता है मेरा टर्म कि फाइंड द कैपेसिटेंस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में देखने के लिए कई बार मिलता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए। तो अभी देखो मैं आपसे थोड़ी सी पहले बेसिक बातें करता हूं। आपके पास जो फॉर्मूला आपके पास फाइनली प्रूफ होके आएगा तो वो किन स्टेटमेंट पे होगा। तो देखिए कैपेसिटेंस मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, तो इसका मतलब कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, मैं यहां पे समझा रहा हूं, अभी चीजें जब हम फॉर्मूला बनाएंगे ना तो सारी चीजें अपने आप सेट होके आ जाएंगी। तो जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड कुछ नहीं, इनको कंबाइन करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए अपॉन टी। इस साइन को हटाएंगे, इक्वलिटी आएगी, एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमारे पास एक छोटू सा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ओके, ये मेरी इंफॉर्मेशन के लिए है कि अगर आप प्लेट का एरिया इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप प्लेट के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे तो आपकी कैपेसिटी क्या होगी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा और ये फॉर्मूला बिल्कुल ये बात क्लियर कर रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर and epsilon naught is what, permittivity of free space. It means the capacitance of capacitor is depend on medium also. मेरी बात क्लियर हुई? अब इसको मुझे प्रूव करना है। ठीक है, मतलब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से इसको नहीं करना होता है, बोर्ड एग्जाम में जैसे करना है अब मैं समझा रहा हूं। तो देखिए let the surface charge density of both plate is sigma. Okay, we know that the capacitance of capacitor C is equals to Q upon V। ये एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता था। और देखिए यहां पर दोनों प्लेट के बीच जो या तो हम एयर यूज कर रहे हैं या फिर फ्री स्पेस पर इस डेरिवेशन को कर रहे हैं। आप जब चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो यहां पर किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फीड किया जाएगा। अब वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके बीच कंप्लीटली फीड होगा या फिर पार्शियली फील किया जाएगा या फिर दो से ज्यादा तरह के डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में यहां पर फील किए जाएंगे। इन सब चीजों को याद रखिएगा, इनके बीच में प्लेस किया जाएगा उनको और उन पर हमें डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करने का तरीका याद रखिएगा, चाहे इनके बीच में फ्री स्पेस हो या फिर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फीड किया जाए या फिर पार्शियली प्लेस्ड किया जाए किसी डाइलेक्ट्रिक को, तो डेरिवेशन करना कैसे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक कैजुअल फॉर्मूला दिमाग में रखना है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, और इस पोटेंशियल पे काम करना है। आपको ये V, ये जो पोटेंशियल
किसी किसी बुक में ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप चाहो तो क्यू अपॉन डेल्टा वी भी कर सकते हो। वैसे तो आपकी जो बुक्स है उसमें क्यू अपॉन वी कराते हैं, अभी 12th स्टैंडर्ड पे हो तो आप अपने बुक को ही लेकर चलो, ठीक है। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सारे डेरिवेशन को करने के लिए दो प्लेट के बीच में अगर मुझे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके कैपेसिटेंस को हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज आप बेसिक फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चाहे जो भी डेरिवेशन हो, पार्शियली प्लेस्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर बेस्ड हो, अगर इनके बीच कंप्लीटली किसी डाइलेक्ट्रिक को फीड किया जाए, या फिर इनके बीच में एयर या फिर फ्री स्पेस हो, कभी भी स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। कुछ स्टेप हैं जो हमेशा याद रखना है, और आपको क्या करना है, इस V को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सारे चक्कर इस V को कैलकुलेट करने में ही होंगे, ये बातें आपको याद रखनी है। ओके ओके ओके। इस चैप्टर के डेरिवेशन करने से पहले अगर आप लोग डायरेक्टली कैपेसिटर टॉपिक पे आए हो ना, तो इसके पहले गाउस थ्योरम और पोटेंशियल के लेक्चर आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ गाउस लॉ का कॉन्सेप्ट यूज होगा और थोड़ा सा यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, और प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस पर अगर मुझसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो V इज इक्वल्स टू ई डी। ये फॉर्मूला भी पोटेंशियल में आप लोग को पढ़ाया जाता है, V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मान लो मैंने V इज इक्वल्स टू ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी सोच लिया और डिस्टेंस के बारे में भी सोच लिया, बट ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्लियर नहीं हुई कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, इन प्लेट के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये सारी बातें मुझे सेट करनी है। तो मतलब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह से निकाल लूँ और ये इस सेटअप को यहाँ अप्लाई कर दूंगा और मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे तो फिलहाल आप पॉज करिए और इतनी बातों को फटाफट नोट करिए, डायग्राम सुंदर सा बना लीजिए। याद रखिएगा इस डेरिवेशन के लिए टर्म हमेशा याद रखिएगा कि क्या चीज कंपलसरी है, तो द एरिया ऑफ ईच प्लेट शुड बी सेम, ओके, एंड the distance between plate should be much smaller, okay, should be much smaller compared to the area of each plate, मतलब इनके एरिया से छोटा होना चाहिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो। क्लियर? ओके, तो ही आप इस कॉन्सेप्ट को रीड कर पाओगे। इतनी चीजें हो गई। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि सबसे पहले आप अपने बेसिक फॉर्मूले को पकड़ लो। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया था। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो यहाँ पे। अब आ जाओ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, अब यहाँ पे क्या है? दिस इज माई फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज माई सेकेंड प्लेट। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ प्लेट इज योर सिग्मा। कुछ देखा हुआ लग रहा है सर, गाउस प्रिंसिपल ने आपने कराया था, दो पैरेलल प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। पॉजिटिव प्लेट मान लो मैंने यहाँ पे पूछा, इसके मिड पर कहीं पे, पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द सीट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से सेकेंड वाली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? टुवर्ड्स द सीट, मतलब कि नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेट की तरफ ही होगी और पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेट से दूर होगी, अवे फ्रॉम द सीट होगी। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था? यहां पे निकालने जा रहा हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates। तो E1 is what? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 is what? सर ये कहाँ से आ गया सर? कहीं से नहीं बेटा, गॉस लॉ में मैंने कराया है। याद रखिए 12th में अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से कवर करनी है
तो कूलम्स लॉ से लेकर और पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसी फॉर्मूले को मिस नहीं करना है। कौन फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो जाएगा सोच भी नहीं सकते आप। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट पूछूंगा तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। आंसर क्या होगा, E1 प्लस E2। ओके, यानी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी जो E की वैल्यू यहाँ से आएगी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 से 2 मर गया, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर E। ये आपके E की वैल्यू आ गई। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ कटा तो नहीं, चेक कर लूँ मैं। ओके, फटाफट बेटा जरा पॉज करने का और यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत तेज़ी से हाथ चलाइएगा, बहुत तेज़ी से, और जल्दी नोट करिए। आप तो नोट कर ही लोगे, आपको तो पॉज करके नोट करना है। ठीक, तो इसका मतलब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट याद रखिएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V बनी थी। ओके 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 ओके, तो देखो यहाँ से, यानी जो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या आ रही है, तो E इज इक्वल्स टू, आप कह रहे हो मेरे से कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा मैंने आपको समझाया है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब आप इसको Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो। सर इतने सारे जुल्म हमारे ऊपर, ये सारे फॉर्मूले आपने गाउस लॉ में पढ़ा है, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहा है सर? फॉर्मूलों पर बहुत अच्छा वर्क करिए आप लोग। ठीक है, तो ये इस प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो जरा, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ओके सर, कर दीजिए आपका मन। अभी देखो एक और चीज, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लिख दूं, नहीं तो आप लोग पोटेंशियल का मतलब सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी समझते हो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल्स टू, सर ED होता है। कैसे पता आपको? सर आपने पहले ही बता दिया था। अच्छा, E की वैल्यू यहाँ पे लेकर आइए, क्या हो जाएगा, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये मिल गई पोटेंशियल की वैल्यू। मैं यही आपको समझा रहा था कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V लगाइए और इस V पर काम करिए। इस V को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए गाउस थ्योरम यूज कर लीजिए। आपको V मिल गया, इस V की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्लेस द वैल्यू ऑफ V मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फटाफट पॉज करने का और नोट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? नोट हो गया? नोट हो गया। तो इस V की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करिए जरा बच्चा। देखिए क्या आ रहा है, देखो देखो देखो, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट ये थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन, ये वैल्यू क्या थी, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ को मैंने यहाँ से हटा दिया, Q से Q कट गया, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट, ये चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ तो गया। ऐसे ही कुछ तो मैंने वहाँ समझाया था। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। This is the capacitance of parallel plate capacitor when we used air between the plate। याद रखिएगा, यहाँ पर प्लेट्स के बीच में जो हमारा मटेरियल है वो एयर है। क्लियर? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। यूनिट फैराड होगी। यूनिट कहाँ चेंज होती है, यूनिट नहीं चेंज होगी, यूनिट फैराड होगी। ओके, ठीक है सर, इतनी सारी बातें बताई आपने, तो ये बता दीजिए अगर इसके बीच में कोई और मटेरियल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो मेरी बात समझिए,
जो मेरा अगला लेक्चर, अभी मैं थोड़ी सी बातें समझाऊंगा, लेकिन जो मेरा अगला लेक्चर होगा ना वो इन्हीं बातों पर बेस्ड होगा कि अगर आप दो इलेक्ट्रिक चार्ज्ड कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फीड करोगे तो क्या होगा। तो पहली बात, आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन होगा। ओहो सर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी पोलराइज्ड होते हैं क्या? तो क्या डाइलेक्ट्रिक जो हमारे मैटर होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, क्या वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और उसके मॉलिक्यूल्स क्या एटम से नहीं बने? और एटम से अगर बने होंगे तो क्या उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं होगा? क्या पॉजिटिव एक चार्ज कैरियर होगा? उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? तो ये सभी सिस्टम हमें समझना है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। और प्लीज बच्चों उसको जरूर देखिएगा। और सुनिए, तो अभी टॉपिक खत्म कहाँ हुआ, अभी तो ट्विस्ट बचा हुआ है। यहां तक की सारी बातें नोट हो गई? नोट हो गई? ओके, देखिए देखिए यहां पे मैं कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। व्हेन वी यूज एयर बिटवीन the plates, then capacitance of parallel plate capacitor, तो देखिए क्या होता है, C इज इक्वल्स टू हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके सर, ओके सर। अगर मान लो, अगर यहां पर मान लीजिए कि वी यूज एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन द प्लेट, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अब मेरी बातें यहीं से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये कैपेसिटेंस जो आ रहा है बेटा, ये किस समय का है? जब आपने अपने प्लेट के बीच में क्या यूज किया हुआ है? एयर या फिर फ्री स्पेस है। व्हेन वी यूज एनी डाइलेक्ट्रिक substance between the plate of capacitor which have dielectric constant K। ओके, तो देखो मैंने कई बार समझाया आपको कि अगर कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आ जाती है तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ कर दिया करिए और आपके आंसर सही हो जाते हैं हमेशा। कई बार कूलम्स लॉ में मैंने समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो प्लीज बच्चों, प्लीज अब इतनी बात समझ जाओ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कभी भी अगर यूज करना होता है तो ये हमेशा के से इसका एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई किया करो। ठीक, जो मैं कह रहा हूं ना, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का चक्कर क्या होता है। ओके ओके ओके। तो अभी मैं कुछ मतलब भर की बातें समझा रहा हूं। तो अगर मैंने मान लो कि इसके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फीड कर दिया और कंडीशन, वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दोनों प्लेटों के बीच कंप्लीटली फीड होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो यहां से जो फॉर्मूला होगा ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम सी डैश कह दीजिए या फिर सी एम कह दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने कई बार समझाया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमेशा और हमेशा आप कहां किया करो? हमेशा अपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। तो यहां पर देखिए आपका फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा और ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का डेरिवेशन होगा। यहां पे आपको इन्फॉर्म करने के लिए केवल मैं समझा रहा हूं कि ये सारी कंडीशन बनती जाती है, सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे। मान लीजिए दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। ओके सर, ओके। अब इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से मैं हटा रहा हूं ये दोनों बातें भी। इसके पहले आपने सब कुछ नोट कर लिया था ना, जहां पे आपने सारे पॉइंट नोट किए थे उसके नीचे काम कर लीजिए। इन चीजों को नोट करने के लिए एक प्यारा सा नोट पॉइंट डाल दीजिए, नोट, और वहां पर ये दोनों पॉइंट मेरे लिखिए। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फटाफट नोट करिए।
ओके, कटा तो नहीं है कुछ? ओके, क्लियर। हो गया? हो गया? एक काम कर लो, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, ये तो बन चुका होगा सबका अब तक। देखिए, एक काम कर लो आप लोग, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिवाइड बाय CA, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इज इक्वल्स टू, ये वाली जो वैल्यू है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इज इक्वल्स टू K, and this K is what? This is your dielectric constant. ओके, और एक और चीज, इज इक्वल्स टू KCA, मतलब कि अगर आप, जैसे मान लो मैंने आपको, जब मैंने स्पेरिकल कैपेसिटर समझाया था तो वहां मैंने एक बात समझाई थी, वहां पर ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी ना, कि अगर जब आपने मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फ्री स्पेस या फिर एयर लिया है तो कैपेसिटी क्या आ रही है, कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, CA। आपने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फीड किया तो अब कैपेसिटेंस कितना है, तो नया जो कैपेसिटेंस है विद मीडियम वो K टाइम्स ज्यादा है एयर वाले कैपेसिटेंस से। ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल में बहुत याद रखना होता है। फिर से मेरी बात समझ लीजिएगा, CM कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, K इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, CA कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर। ये मेरे पास एक छोटा सा रिलेशन आएगा, इसको हम लोग कायदे से, मतलब कायदे से क्या, ये सारी चीजें ही ठीक है, ओके। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो वहां पर हम ये देखेंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम फीड करते हैं तो उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, इस तरह के टर्म्स कहां से आते हैं, जब पार्शियल फील करेंगे तो क्या होगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। और फिर एक वीडियो आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारे टर्म रहेंगे हमारे पास, ओके ओके। अगर कोई डाउट रहा हो आज के लेक्चर में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों से ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों। इसे पॉज करेंगे और नोट करेंगे, जो डाउट होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे।